नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। हम जम्मू और कश्मीर की बात करेंगे, विस्तार से करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं मुंबई, जहां किला कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को। उनकी 3 दिन की पुलिस हिरासत आज खत्म हो गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दावा था कि उनके पास कुछ सबूत है जिनकी उन्हें पड़ताल करनी है और इस सिलसिले में वो जांच कर रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लगातार इस बात से इनकार किया है कि फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की वजह से उनके बेटे आर्यन खान को निशाना बनाया जा रहा है। 3 दिन की पुलिस हिरासत थी। हम आपको सीधे लिए चलते मेरे सहयोगी अरविंद ओझा के पास। अरविंद, 3 दिन पुलिस ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पड़ताल की, पूछताछ की, क्या निकल कर आया है अब तक? अब पेशी होगी, क्या पुलिस और उनकी हिरासत मांगेगी या जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने की उम्मीद है? जी देखिए, आपको बता दूं कि सीधे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं गौरव आपको आज तक पर एक्सक्लूसिव कि ये पूरा जो कॉन्वॉय है, इस कॉन्वॉय में साथ ही साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है, मुंबई पुलिस की टीम है। ये आप तस्वीरें सीधे देख पा रहे हैं। तमाम अक्यूज इसमें इस गाड़ी में है, जिसमें आर्यन है, अरबाज है और मुनमुन है। इन सभी को 3 दिन की जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो कस्टडी दी गई थी, वो कस्टडी पूरी हो गई है। आज अदालत में इन तीनों को पेश किया जाएगा। पूछताछ में अगर कुल मिलाकर बात की जाए आर्यन, अरबाज और मुनमुन की 4 दिन की कुल मिलाकर कस्टडी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को मिली थी। इस दौरान पूछताछ में क्या खुलासा हुआ, इसको लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पूरी जो जांच है उसको काफी सीक्रेट रखा और इस दौरान तकरीबन एक के बाद एक 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 4 ऑर्गेनाइजर भी थे। बात की जाए अगर सबूतों की, तो जिस तरह से कोर्ट में दावा किया गया था कि कई इंक्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स और जो व्हाट्सएप चैट हैं वो बरामद हुए हैं, लेकिन अगर बात की जाए आर्यन की, तो उसके पास से किसी तरह का ड्रग बरामद नहीं हुआ है। तो ऐसे में देखना होगा कि आज क्या दलीलें देती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, क्योंकि जिस आधार पर रिमांड ली गई थी वो उस तरह के एविडेंस क्या कुछ बरामद हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये आज कोर्ट में इस बात का खुलासा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम करेगी। आप इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। हम अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, आतंक की, आंसुओं की और आक्रोश की। जी हां, आतंक के इस खूनी खेल में जम्मू कश्मीर एक बार फिर लहूलुहान हो रहा है। आज श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकवादियों ने एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल को निशाना बनाया। हमले में स्कूल की प्रिंसिपल और एक टीचर की हत्या कर दी गई। घाटी अभी मंगलवार को ही 3 हत्याओं से सदमे में थी, उबर भी नहीं पाई थी कि आज फिर टारगेटेड किलिंग हुई। परिवार में मातम है, लोगों में गुस्सा है। पूरे इलाके की फिलहाल घेराबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चीख चीख कर पूछ रही है सतिंदर कौर की मां, आखिर क्या गुनाह था उनकी बेटी का? वो तो अपनी ड्यूटी पर थी, उसकी किसी से क्या दुश्मनी? आतंकियों की गोली ने प्रिंसिपल सतिंदर कौर को मौत की नींद सुला दिया और मां के कलेजे को छलनी कर दिया। ईदगाह इलाके के स्कूल में हुई आतंकी फायरिंग में एक और शिक्षक दीपक चंद की भी मौत हो गई। दीपक चंद जम्मू के रहने वाले हैं और इस स्कूल में टीचर थे। सहयोगियों को यकीन नहीं हो रहा कि स्कूल के अंदर इस तरह की आतंकी घटना हो सकती है। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक किसी को समझ नहीं आया कि अचानक गोलीबारी कैसे होने लगी। हमारे टी ब्रेक थे, हम चाय पी रहे थे इस कमरे में, तो ये बाहर बैठे थे। अच्छा, थोड़ा शोर सुना और फिर जब हमें फायर सुने तो मतलब हमने गन शॉट सुने तो हम मतलब शॉक हो गए कि हमने खिड़की से देखा तो यहाँ पे मतलब शोर सा।
जिस स्कूल में बच्चों की हलचल रहती थी, जहां सुबह की प्रार्थना गूंजती थी, वहां पुलिस का काफिला जुटा था। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके के ईदगाह में एक और आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 2 शिक्षकों की जान गई है। दरअसल जब ये 2 शिक्षक, जिनके नाम दीपक चंद और सुप्रीता कौर बताया जा रहा है, वो जब स्कूल में अपने काम पर थे तो तभी नजदीक से जो है उन पर पिस्टल से गोलीबारी हुई, जिसमें उन दोनों शिक्षकों की जान गई है। ये पिछले 3 दिन के दौरान 5वीं हत्या थी श्रीनगर में, जहां पर आज 2 शिक्षक जो हैं नजदीक से गोली मारकर जो है उनकी हत्याएं हुई हैं। इससे पहले मंगलवार को भी आतंकियों ने 3 नागरिकों की हत्या कर दी। ये तो तय है कि आतंकी घाटी में दोबारा दहशत का माहौल कायम करना चाहते हैं और इसलिए बेगुनाह लोगों पर कायरों की तरह हमले कर रहे हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और इस समय हमारे साथ कविंद्र गुप्ता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। कविंद्र गुप्ता जी, आपसे यह समझना चाहेंगे, यह कहा गया था कि जब अनुच्छेद 370 हट जाएगा तो घाटी में शांति आएगी, पाक प्रायोजित आतंक पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी, लेकिन घाटी तो लगभग हर रोज लहूलुहान हो रही है। हो क्या रहा है इस समय? कविंद्र गुप्ता जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। घाटी रोज लहूलुहान हो रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कहां आई शांति? देखिए, जहां तक आप शांति की बात करते हैं, धारा 370 हटने के बाद जो रोजमर्रा पाकिस्तान के झंडे चढ़ते थे, मैं पूछना चाहता हूं वो आज कहां हैं? जो रोजमर्रा बंद होते थे वो आज कहीं बंद नहीं होता। पत्थरबाजी की घटनाओं को बिल्कुल लगाम लगाई गई है और मिलिटेंट्स का जनाजा निकलता था तो लाखों की तादाद में लोग उनके पीछे चलते थे। आज हुर्रियत की आवाज़ बंद है। आज ये जो मिलिटेंट्स आउटफिट्स हैं उनको बिल्कुल नाकाम कर दिया गया है। पिछले मिलिटेंट्स का जनाजा निकले ना निकले, 600-700 से तक मक्खनलाल बिंद्रू का जनाजा निकला, सुपिंदर कौर जी का जनाजा निकला, मिलिटेंटों को मारा गया है, मुकेश चंद जी का जनाजा निकला। देखिए, ऐसा होता है, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, केंद्रीय सरकार की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने काम नहीं किया है। आज अगर काम किया है तो वहां पर भारत का झंडा खुलेआम चढ़ता है, लेकिन इस प्रकार की इक्का दुक्का घटनाएं जिसमें सिलेक्टिव किलिंग्स को लेकर के किसी पर्टिकुलर समाज के लोगों को, उसका कारण ये है कि आज जो प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से चल रहे हैं, आज जो प्रयास प्रशासन की तरफ से चल रहे हैं, 1990 में जो हत्याएं हुई थी, जो वहां पर से माइग्रेशन हुई थी, आज दोबारा उन लोगों को बसाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूं कि अपनी जुबान बंद रखें, जो आज भी इस प्रदेश में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और तालिबान से बात करने की वकालत करते हैं, और उन लोगों को भी कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। कविंद्र गुप्ता जी, आप कह रहे हैं आज गृह मंत्रालय की तरफ से, आप ये कह रहे हैं कि तिरंगा पहले नहीं फहराया जाता था, लेकिन ये जो आतंकवादी संगठन है टीआरएफ, लश्कर तैयबा का फ्रंट है, इस आतंकवादी संगठन ने एक प्रिंसिपल और एक टीचर की हत्या, जो निर्मम हत्या की, उसकी वजह भी यही बताई। क्यों 15 अगस्त को तिरंगा फहराया गया? प्रिंसिपल और टीचर को इसीलिए निशाना बनाया गया। देखिए, ऐसा नहीं होता। क्या तिरंगा लहराने की वजह हम इस चीज को माने कि इनकी हत्या क्या कर दी जाए? तिरंगा हम इसलिए डर जाएं कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये जो राष्ट्र की एकता और अखंडता की वहाँ पर हम बात करते हैं। इस प्रकार की घटनाओं में शहादत हुई है, हम ये मानते हैं और बड़ा दुखद है, उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूँ। लेकिन इन लोगों को क्या छोड़ दिया जाएगा? आज भी पूरे पाकिस्तान की तरफ से, बॉर्डर की तरफ से हमारे जो सुरक्षा बल सीमा पर खड़े हैं, इसको नाकाम बनाते हैं। रोजमर्रा जो ड्रोन वहां पर आते हैं उनको भी मार गिराया जाता है। आज इस बीच में इस प्रकार की घटना का होना वाकई में ही एक खौफ का माहौल पैदा करता है और उस मूव पर अफेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे
ठीक है कि अगर जो प्रशासन में बैठे हुए बहुत से लोगों को जो उनके इन्फॉर्मर बन करके उनके अंडरग्राउंड वर्कर बन करके काम करते थे, आज सरकार ने उन पर भी लगाम लगाया है, उनको भी नौकरी से बर्खास्त किया गया है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 70 साल में जो इस प्रकार की एक गलतियां हुई है जिसके कारण से यहां माहौल खराब हुआ है, मैं मानता हूं कि इस प्रकार से जो घटनाएं होती है बहुत दुखद होती हैं। और जो लोग ये एकता और अखंडता को एक तरफ रख करके वहां पर कोशिश करते हैं ऐसे सामान्य हालात बनाने की, वो कोशिश भी करते हैं। 2-3 नहीं। और इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं जम्मू। मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट कश्मीर के उस स्कूल शिक्षक मुकेश चंद के परिवार के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों ही घरों में, श्रीनगर में भी और जम्मू में भी, मातम पसरा हुआ है। शिक्षा दे रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे और उनकी हत्या कर दी गई। सुनील, परिवार क्या डर रहा था कि वो कश्मीर में है? उनके एक सदस्य को जो है कश्मीर घाटी में उनकी हत्या की गई है और साथ ही में एक और अल्पसंख्यक समाज, सिख समाज से एक महिला जो है, जो शिक्षिका थी कश्मीर घाटी के स्कूल में, उनकी भी हत्या की गई। मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखाता हूं यहाँ की। ये इनका शोकाकुल परिवार है दीपक चंद का। ये यहाँ जम्मू में इनका परिवार रहता है। ये 1990 तक कश्मीर घाटी में ही रहते थे। ये व्यापारी थे वहाँ पे, लेकिन 1990 में आतंकवाद के कारण अपना घर बार सब कुछ छोड़कर जम्मू आ गए थे। और अभी जो है उनकी नियुक्ति हुई थी कुछ समय पहले कश्मीर घाटी में एक शिक्षक के रूप में, और अपनी वो सेवाएं वहाँ पर दे रहे थे। और परिवार का कहना है कि जब भी वो आते थे छुट्टियों में तो काफ़ी खुश आते थे, और इन परिवार के सदस्यों को भी कहते थे कि वहाँ ख़ासतौर पर गर्मियों में छुट्टी बिताने को जो है उनको आग्रह करते थे। लेकिन एकाएक जिस तरह से कश्मीर घाटी में लगातार हत्याएँ हो रही हैं, परिवार जो है इसे स्तब्ध है। आप देख सकते हो कि शोकाकुल परिवार है। इनके ऊपर संकट का बिल्कुल पहाड़ टूट पड़ चुका है। परिवार इस समय जो शोक में, इन्होंने हमसे निवेदन किया है कि इस समय थोड़ा दूर हम रहें, इसीलिए हम भी इस संवेदना को इनकी समझते हैं, पूरी सहानुभूति रखते हैं परिवार से। हम तस्वीरें लेकिन गौरव दिखा रहे हैं लगातार। ये उनकी पत्नी है आराधना, इनसे हमने थोड़ी देर पहले बात की। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, ये आराधना है, पत्नी है दीपक की। और इन्होंने हमसे कहा कि आज सुबह 11 बजे इन्होंने जो है अपने पति से बात की टेलीफोन पर। एक दूसरे को इन्होंने नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। इनके पति दीपक चंद जो कि शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने कहा कि आज नवरात्रि, उनका व्रत था आज, तो स्कूल जाने से पहले उन्होंने इनसे बात की थी, नवरात्रि की शुभकामनाएं दी थी, और बाद में वो स्कूल गए थे। फिर एकाएक इनको सूचना मिलती है कि दीपक जो है उनकी हत्या कायर आतंकवादियों ने कर दी। और जिस तरह से ये हत्या की गई, ये एक जांच का विषय है। अब देखना यह है कि पुलिस इसमें आतंकवादियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। सुनील जी, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए।